Hello, my dear students. How are you? I hope you are enjoying and studying your content, especially for the 10th standard, because your board exam is very soon. And just today, also, I'm here with a new topic based on the appreciation of the poem. You know very well, the last time also I made one video that is based on the first unit, that is the first poem, right, where the mind is without fear, and this one is based on the second poem, all the world is a stage. And if you might have seen my video already, I made earlier, especially based on this poem, all the world is a stage. I will give a link especially in the description box, so you can watch that again, right. Come to the topic. And before that, if you're new, just press the like subscribe button. अगर आप नए हो तो थोड़ा प्रेस करिए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, इससे कि नया वीडियो जब आएगा आपको मिल जाएगा. So without wasting time, we have to just go ahead. Now come to the topic. Okay, I explain especially in Hindi also, because no, I got many queries especially from the students. Sir, थोड़ा हिंदी में explain करेंगे तो अच्छा रहेगा, because it is more clear especially for many students. Okay, so I will use both languages, no problem at all from my side. Yeah, just come to the topic. First thing, that how to write appreciation, already last time I clarified that, but again I am clarifying that how will you write that one. Okay, before that, just we must get some information about especially the poet. तो इसमें याद रखिए ना, क्या है ना कि विलियम शेक्सपियर जस्ट ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट. और ये जो ना आपका जो पोएम है, ये उसका एक ड्रामा है, एज यू लाइक इट, उससे लिया है. सी ऑन द स्क्रीन अबाउट दिस पर्सन, विलियम शेक्सपियर. 1564 उनका बर्थ हुआ था, एंड 1616 ही पास्ड अवे, राइट. या नाउ सी समथिंग अबाउट हिम. थोड़ा सा ये आपको अप्रिसिएशन लिखना नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए. विलियम शेक्सपियर वॉज ए इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर. प्ले राइट मीन्स ड्रामा राइटर, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. Right? So world's one of the important drama writer, poet and actor, that was Mr. Shakespeare. He is often called England's national poet and the Bard of Avon. Right? This title is given to him. सो ये थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड बारे में कि विलियम शेक्सपियर कौन थे, थोड़ा मैंने आपको थोड़ा बेसिक पॉइंट्स क्लैरिफाई करा दिया. अब उसके बाद अब हम टॉपिक पे एंटर करते हैं. या नाउ सी रूल्स फॉर एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. जब भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे ना, उस टाइम आपको क्या रूल्स फॉलो करना है, वो सबसे पहले आप दिमाग में बैठा लो. ओके, फर्स्ट थिंग, द पोएम विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. ये बड़ी अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन पेपर में पोएम दिया रहेगा, आई पोएट का नाम भी दिया रहेगा. तो आपको समझिए हाफ मार्क्स का दोनों है, तो 1 मार्क्स आपको फ्री में मिल गया. उसके बाद अगला, द टाइटल एंड पोएट्स नेम विल बी गिवन. यस, ऑलरेडी आई क्लैरिफाइड दैट. टाइटल पोएट का नाम दोनों दिया रहेगा. और एक बात याद रखना, ओनली पैराग्राफ फॉर्मेट इज अलाउड, इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू राइटिंग पॉइंट वाइज ना, ऑफ कोर्स दे विल cut your mark. So that is why you have to write answer only in paragraph format. Point wise गलती से भी नहीं लिखना. ऑलरेडी ये रूल्स बच्चों को पता है, 9th स्टैंडर्ड से मालूम पड़ जाता है उनको. 8th स्टैंडर्ड में पॉइंट वाइज अलाउड है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड से ही हम पैराग्राफ ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. सो प्लीज यू डोंट कमिट मिस्टेक. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट आंसर इन 2 or 3 पैराग्राफ्स. व्हाई आई रिटन 2 or 3? देखो लास्ट वीडियो मैंने बताया था ना कि आपको 2 पैरा मैंने बताया था. कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें अगर थोड़ा कंटेंट अच्छा है, इसमें सेंट्रल आइडिया और ये आपका फिगर ऑफ स्पीच, उसमें थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हो. इसलिए मैं 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया है इसको. पहले में हमने बेसिक ले लिया है, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट से. अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर कराता हूँ आपको करना क्या है. नाउ सी, yeah, appreciation of the poem. This way you will get the question in the paper. Read the following poem and write an appreciation of it with the help of given points in a paragraph format. Remember it.
Okay, I'm not sure whether they will write this word in paper or not, paragraph format, but you have to keep in your mind. Okay, that is very important. Now come to the main point here. Okay, these 4 points will be given to you. First, what is the title and poet of the poem? That is for 1 mark. मैंने स्टार्टिंग बोला था आपको 1 मार्क तो आपको फ्री में मिल रहा है उधर. उसके बाद दूसरा राइम स्कीम 1 मार्क. ये देख लेना कि पोएम कैसी है, वो ब्लैंक वर्स पोएम है कि राइम स्कीम वाली रहेगी. राइम स्कीम रहेगी तो आपको फिर याद रखिए ABCD वाला ऑर्डर में जाना, और राइम स्कीम नहीं रहेगा उसलिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट में. थर्ड पॉइंट, फिगर्स ऑफ स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट है. आप ये पता लगाओ कितने सारे फिगर स्पीच दिया है. अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ा है, क्लास में टीचर सिखाते हैं, अगर या यू हैड अटेंडेड द क्लास अटेंटिवली, देन यू माइट बी नोइंग वेरी वेल अबाउट इट. फिगर स्पीच, उसके बाद एक फिगर स्पीच लिखना कौन सा ज़्यादा यूज हुआ है या कौन सा उसमें इंपॉर्टेंट फिगर स्पीच है, वो भी आपके दिमाग में बैठा लेना. अगला पॉइंट जो आपका आएगा, सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम. पोएम का थीम क्या है? ये खाली 4 चीज़ मैंने लिखा है ना, 1+1+2, ये खाली इतना ही दिमाग बैठा ना. बाकी पहले ना ये जब 10 मार्क्स का आता था उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट थे, स्पेशल फीचर, व्हाई डू यू लाइक दिस पोएम, दुनिया भर के पॉइंट्स थे. लेकिन अभी आपको ना पेपर के हिसाब से चलना है. ये खाली ये मेरे को ये खाली 4 जो सामने दिख रहा है मैंने डिस्प्ले किया है, यही आपके दिमाग में रहना चाहिए. उसको मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ. टाइटल एंड द पोएट ऑफ द पोएम 1 मार्क मैंने बोला ना आपको मिलेगा पेपर में. अब आगे बढ़ो. राइम स्कीम, प्लीज यू हैव टू चेक वेदर राइमिंग पैटर्न इज देयर और नॉट. फिगर्स ऑफ स्पीच, देखो हमने क्या लिखा है, खाली फिगर नहीं लिखा है, फिगर्स मीन्स बहुत सारे फिगर स्पीच आएंगे, आप उसको दिमाग में बैठा के रखो. सेंट्रल आइडिया, मैंने स्टार्टिंग में बोला था जितनी सारी पोएम है सबका सेंट्रल आइडिया बाय हेड करके जाओ. 8 ही तो पोएम है, 8 पोएम का सेंट्रल आइडिया बाय हेड तो कर ही सकते हो. तो आराम से आप वो पॉइंट आपको याद रहेगा, बाकी आप पोएम देख के आप लिख लोगे, राइट. तो ये तरीके से दिस वे यू हैव टू राइट. नाउ कम टू द मेन पार्ट. या see on the screen, see carefully. Here that poem all the word stays how to write that I have listened in this PPT I've written everything. देखो पहला पॉइंट क्या दिया था, पोएट पोएम का नाम. यहाँ पे हमने फर्स्ट पैरा में क्या लिया है, द पोएम ऑल द वर्ल्ड स्टेज इज अ थॉट प्रोवोकिंग मोनोलॉग. वेरी इंपॉर्टेंट ना, बी केयरफुल. इट इज मोनोलॉग. मोनोलॉग होता क्या है, स्पीच बाय 1 पर्सन, एक पर्सन अकेला स्टेज पे बोल रहा है, स्पीच दे रहा है. तो ये पोएम कैसा है, इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग. प्रोवोक मतलब नॉर्मली हम क्या बोलते हैं किसी चीज़ को ना, जैसा आप किसी चीज़ को बोलने के लिए आप प्रेशराइज कर देते हो. थॉट प्रोवोकिंग मोनोलॉग टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, ध्यान रखना. क्या लिखा है, विलियम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट. क्योंकि ये जो है ये देखो ये सोनेट नहीं है. विलियम शेक्सपियर एक वेल नोन ड्रामेटिस्ट था, ड्रामा राइटर थे. उन्होंने आपको पता है 37 प्लेज लिखा है और 154 सोनेट्स. सोनेट्स यू नो वेरी वेल 14 लाइन्स का होता है. ये आपका सोनेट नहीं है. तो इतना समझ जाना कि ये यानी अगर सोनेट नहीं है और ये ड्रामा राइटर थे, यानी ये कहीं ना उनके ड्रामा के अंदर से लिया है. सो इट आई हैव रिटन व्हाट इज इट, टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट. यही उनका ड्रामा था एज यू लाइक इट, उसके अंदर से आपको ये पोएम लिया है. दैट इज द फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है, तो आप फर्स्ट पैरा में क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, पोएट एंड पोएम्स नेम, जो 1 मार्क मैंने बताया था. आगे बढ़ो. नेक्स्ट अभी आप इसमें हम देखेंगे ये आपका राइमिंग स्कीम जो 1 मार्क के लिए आया. द पोएम इज रिटन इन फ्री ब्लैंक वर्ड्स विदाउट एनी राइमिंग पैटर्न और स्पेसिफिक मीटर. सी केयरफुली. The poem is written in free
ब्लैंक वर्स, ध्यान से देखो, पोएम किस में लिखा है? ब्लैंक वर्स विदाउट एनी राइमिंग पैटर्न और स्पेसिफिक मीटर, मीटर वेरी वेल, उसमें स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न फॉलो करते हैं, राइट? तो यहाँ पे कोई मीटर यूज नहीं किया है। और ए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी आपको रुको मैं उसको हटा देता जो मैंने अंडरलाइनिंग किया था, उसके बाद बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इट ए फ्री ब्लैंक वर्स पोएम, राइट? इट इज अ फ्री ब्लैंक वर्स पोएम। या ध्यान से देखिए, फ्री ब्लैंक वर्स विदाउट एनी राइमिंग पैटर्न, यानी ये ब्लैंक वर्स पोएम है, बिना किसी पैटर्न के लिखा है। वो बात आप दिमाग में बैठा लो। उसके बाद देयर आर मेनी, अब आ गया तीसरा पॉइंट, मैंने क्या बताया था? फिगर्स ऑफ स्पीच। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है वो आपको ध्यान देना है। देखिए, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच लाइक सिमिली, मेटाफोर, एंटीथेसिस, टोटोलॉजी, onomatopoeia, hyperbole, alliteration and repetition। ओके, तो ए मैंने इसमें जो जो फिगर स्पीच यूज किया है पोएट ने, मैंने सारा इसमें कवर अप कर दिया है। देखो, मैंने 3 पैरा में डिवाइड किया। मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, लास्ट पोएम मैंने 2 पैरा में लिया, 3 पैरा में लिया, क्योंकि इसमें फिगर स्पीच का कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा था। तो मैंने बोला 2 या 3 पैराग्राफ में इसको फिनिश कर देना आप। पहला पैराग्राफ मैंने क्लैरिफाई कर दिया। सेकंड, मैंने फिगर स्पीच लिया है और राइमिंग पैटर्न लिया है। इसके अंदर फ्री वर्स पोएम है, आप चाहे फ्री लिखना, अगर ब्लैंक, उसको हम ब्लैंक वर्स भी बोलते हैं। सो यू कैन राइट बोथ ऑल्सो, आइदर राइट फ्री वर्स और द ब्लैंक वर्स। तो ये सारा फिगर स्पीच यूज किया है। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, पेपर में ना आपको कंटेंट थोड़ा बढ़ाना है। अगर मैं चाहता यहीं पे ख़त्म कर देता था, चलो इतने सारे फिगर स्पीच यूज किया है, इट्स ओके, नो। अभी आप बताओ कौन सा फिगर स्पीच ज़्यादा यूज किया है? Which is an important figure of speech? An important figure of speech used in the poem is metaphor। मेटाफोर ज़्यादा यूज किया है। इसमें टाइटल में मेटाफोर यूज किया है। क्या लिखा है? ऑल द वर्ल्ड इज द स्टेज। एंड यार मैंने लिखा था, एंड इट इज यूज इन द टाइटल ऑल्सो। ये सारी दुनिया को स्टेज से कंपेयर किया गया है। इन द लाइन्स ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मेन एंड women are merely players, it beautifully conveys the essence of the poem, right? So in this poem the poet has used many figure of speech, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है that is metaphor। ओके, तो अभी तक आपका मैंने इसमें 3 मार्क्स क्लियर कर दिए। स्टार्टिंग वाला पोएट पोएम नेम, राइमिंग पैटर्न क्लियर किया, फिगर ऑफ स्पीच क्लियर। फिगर स्पीच खाली 2 चीज़ याद रखना, 2 वर्ड याद रखना, गलती मत करना। तो क्या मैंने क्या लिखा है? फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी बहुत सारा यूज किया है। और नीचे मैंने क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। देखो यहाँ पे मैंने सिंगुलर डाला है, प्लूरल नहीं, इधर फिगर्स है। फिगर्स में क्या क्या यूज किया है? फिगर में इंपॉर्टेंट लिखना है, कौन सा ज़्यादा यूज हुआ है। और लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, ए पैराग्राफ में जो भी लिखा है सारे पोएम प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ के बाय हार्ट करके जाना। अब देखो, ये पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है? द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम व्हाट रिवॉल्व्स अराउंड द साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है पोएम वाला, मैंने पोएम का वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगा, तो उसमें सब कुछ मैंने क्लैरिफाई करके दिया है। The cycle of human life and the poet compares lives to a stage। देखो मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, all the world is a stage। इसका थीम क्लियर हो रहा है, revolves around the cycle of human life। human life का साइकिल, childhood, ओके, infant, childhood, adulthood, middle age, old age, extreme old age, खत्म, राइट? तो ये सारे स्टेजेस का जो उसमें 7 स्टेजेस दिखाया पोएम में, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो ये पोएम पूरा इट्स अबाउट द साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ, जीवन चक्र, ओके, जिंदगी का चक्र। एंड द पोएट कंपेयर्स टू ए स्टेज, और इसने क्या किया है पूरी, ओके, और लाइफ को किससे कंपेयर किया गया है? स्टेज से। जैसे स्टेज में लोग देखो ना, एक साइड सेंटर करेंगे, रोल प्ले करके अगले साइड से चले जाएंगे। ऐसा लाइफ में इंसान पैदा होता है, गेटिंग द बर्थ, डूइंग ऑल वर्क, एंड लास्ट स्टेज पर्सन पास अवे, पर्सन डाई, राइट? तो ये फर्स्ट स्टेज लास्ट स्टेज का एक बहुत अच्छा एक कंपैरिजन इसके अंदर आया है। इट टेल्स अस दैट वी बिगिन आवर इन्फेंट स्टेज, इन्फेंट यू नो वेरी वेल,
Okay, getting the birth, early childhood. In a helpless manner and ends also in same manner in the last stage. ध्यान से देखो क्या लिखा है, इसका थीम क्या कर रहा है, साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ पहला पॉइंट याद रखना, उसके बाद दूसरा पॉइंट आप याद रखना किससे कंपेयर किया गया, तीसरा पॉइंट है इन्फेंट स्टेज से लाइफ चालू होता है। और बच्चा देखो हेल्पलेस मैनर क्यों लिखा है, छोटा बच्चा पैदा हुआ वो सब पे डिपेंड है, वो खुद से कुछ कर सकता है क्या, नहीं। और लास्ट में आदमी जब ओल्ड हो जाता है वो भी एकदम हेल्पलेस हो जाता है, उसको भी किसी का सहारा चाहिए। लाइक ए चाइल्ड इज ही नीड्स हेल्प, ओल्ड एज ऑल्सो पर्सन नीड्स हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी दोनों सेम हो गए ना। ए पोएम में एक वर्ड आएगा, याद रखना, वाई लास्ट स्टेज इज कॉल्ड द सेकेंड चाइल्डहुड, क्यों दूसरा बचपन बोलते हैं, क्योंकि बचपन में छोटा बच्चा है किसी के सहारे जिंदा है, और लास्ट स्टेज में भी इंसान किसी के सहारे जिंदा है। तो ये लास्ट लाइन देखो बहुत अच्छा लिखा है, वी बिगिन और इन्फेंट स्टेज हेल्पलेस मैन एंड्स आल्सो इन द सेम मैन इन द लास्ट स्टेज। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ओके, और अगर अभी आपने लाइक नहीं किया, लाइक बटन दबा दो, पैसा तो लगता नहीं, फ्री है, यूट्यूब ने आपको पैसा चार्ज नहीं करता। लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए। ओके, और बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो नए वीडियोज आपको मालूम पड़ेंगे जो हमने बनाए हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पीपल हु आर वाचिंग दैट दे हैव टू हेल्प फ्रॉम देयर साइड वट एवर वे पॉसिबल। ओके, सो आई थिंक योर ऑल डाउट्स आर क्लियर एंड यू कैन, ये आउट ऑफ 5 ना आराम से आप 5, देखो इसमें फुल मार्क्स मिलता है। देखो अगर अच्छा लिखा 4 मार्क्स, बहुत अच्छी राइटिंग है 4.5, और दिलदार है अगर एग्जामिनर रहेगा तो 5 मार्क्स दे देगा। तो आप उसके हिसाब, आपको इतना टारगेट रखो मुझे ज़्यादा मार्क्स लाना है बस। ओके, उसके हिसाब से आप स्टडी करो। ओके, सो आई थिंक जस्ट एवरीथिंग इज ओके, क्लियर, या। So and last I will say thanks for watching this beautiful video on Raj Grammar Center. Okay, God bless you. Thank you.